नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभात। और आज की विशेष में कल शाम से अभी तक की जो भी घटना घटी है उस पर बात करेंगे। और उसमें सबसे मुख्य रूप से जो घटना घटी है आज सुबह तड़के की है, वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का ये खबर है कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये घटना बेसिकली मुझे एएनआई के ट्विटर से मिली है कि ट्विटर में था एएनआई का कि जम्मू एंड कश्मीर एन एनकाउंटर इज अंडर वे नियर बैंड वन टोल प्लाजा इन नगरोटा जम्मू। सिक्योरिटी टाइटन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे क्लोज, मोर डिटेल्स वेटेड। तो इसमें एक आतंकवादी तो जो कि टोल प्लाजा पर गाड़ी रुकी तो उसने सुरक्षा बलों के ऊपर ग्रेनाइड से हमला किया। और जब ग्रेनाइड से हमला किया जिसमें 2 हमारे सुरक्षा बल के जवान घायल भी हुए। और उसके बाद वहीं पे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और उसके बाद उस ट्रक में जो विस्फोटक था तो सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को ही उड़ा दिया, जिसमें वो सारे जो भी 4 लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। ये जो हुआ था सुबह टोल प्लाजा के पास सुबह 5 बजे की घटना है। उसका ऑफिशियल फोटो आया जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि मैं आपको लाइव इस वीडियो के साथ शेयर करूं। मैं कोशिश करूंगा जब मैं एडिटिंग करूंगा कुछ टाइम उसका फोटो मैं लगा दूं। और दूसरी जो खबर है चाइना की है, चाइना से कि जो कि अभी जो डिस्कलेशन की बात हुई बॉर्डर से अपने अपने सीमा में घटने, लेकिन सेना हटने के बजाय अपनी ताकत को बढ़ा रहा है ड्रैगन। ये खबर आई है, आइए हमें हिंदुस्तान टाइम्स से मिला है। और उसके अनुसार भारत को फिर वो एक कहा जाए कि चाइना पे विश्वास नहीं, चाइना और अविश्वास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। चाइना हमेशा विश्वासघात किया है और विश्वासघात करके ही अभी तक जो भी आक्रांता देश पे आए हैं राज किए हैं वो विश्वासघात करके ही, विश्वास के साथ घात किए हैं। और उसमें कुछ हमारे जो लोग हैं वो मिले हुए और मिल करके उन्होंने भारत को डैमेज किया। वैसे ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कल्टो जो है वहाँ पे ये हुआ कि गतिरोध खत्म होने के आसार जो बातचीत हुई उसमें वो हुआ बना, लेकिन वो खबर आई है। लेकिन आज वो एक बार फिर लेकिन भारत इस बार बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा है जब तक वो पूरी तरह से अपने सीमा रेखा से जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से चाइनीज सेना नहीं पीछे हटेगी तब तक भारत वहाँ से नहीं डीएस्केलेट। खबर यही आई थी कि वो भारत अपनी शर्तों पे चाइना से सहमति बनी है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा से वो लोग पीछे हटेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और उल्टे वहां पे अपनी ताकत को मजबूत करने के फिराक में है चाइना। ये जो है कि अपना का जो वहाँ का लोक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक बुनियादी ढांचा जो है वो और उसको मजबूत करके और वहाँ पे और ये फिर इसमें एक होने वाली है बैठक जो कि जो कहा जाता है कि ये जो बैठक होने वाली है वो कि सेना को 30 दिनों में कैसे वहाँ से किया जाए और वहाँ का गतिरोध खत्म किया, फिर एक बैठक होने वाली है। लेकिन वो अब ये जो बेसिकली तो ये है चाइना बॉर्डर का। और तीसरी जो बात है वो कांग्रेस की जो समस्या को लेकर के है, हार के जिम्मेवार कौन, बार बार चर्चा चल रही है और बड़े बड़े नेता इसमें कूद पड़े हैं। और बिहार विधानसभा के खराब प्रदर्शन पर समीक्षा बैठक की मांग तेज पकड़ रही है।
और जो बिहार के प्रभारी हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके अलावा बिहार के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी अपने त्यागपत्र देने की पेशकश की है। इस तरह से तारिक अनवर हरकरन पर विचार करने के लिए वो ऑलरेडी मांग उठा ही चुके हैं पहले, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। और भी बहुत सारे नेता हैं जो कि इस पे, और पी चिदम्बरम साहब बोले थे कि कांग्रेस को 70 पे नहीं 45 सीटों पे चुनाव लड़नी चाहिए थी, क्योंकि 45 पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते। यानी कांग्रेस को हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो कन्फ्यूजन, मैंने अपने शक्ति को लेकर के उसको ये नहीं है, पता नहीं है कि हम क्या चाहिए, कि हम 70 पर लड़ेंगे लेकिन कितने हम जीत पाएंगे, कितने पे अपनी हम मजबूत स्थिति में, ये कांग्रेस को आकलन नहीं है। इसका एक ही मकसद मतलब होता है कि कांग्रेस जो बूथ प्रखंड स्तरीय जो उनकी कमेटी है बिल्कुल ही नहीं है, मैंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है, कहाँ पे क्या स्थिति है उसका आकलन नहीं है, उसका पता नहीं है। ये है कांग्रेस की अभी वर्तमान स्थिति। और एक बात मैं और कहूँगा, कांग्रेस जो अभी अगर अपनी शक्ति को कोई भी पार्टी बढ़ाना चाहता है किसी भी, तो पूरी ताकत के साथ और अपने ग्राउंड लेवल जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उसको मजबूत करना होता है, और वही कार्यकर्ता आगे फाइट करता है। आजकल कार्यकर्ताओं में एक बात आई है कि क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी, कार्यकर्ताओं को वो बहुत कम टिकट दे रही है। कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के प्रखंड लेवल, आपको प्रखंड के अलावा आप कहें जिला स्तरीय लेवल पर काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है? विधायक किसी और को बना के टिकट किसी और को दे दिया जाता है या गठबंधन में चला जाता है। तो जो बड़ी पार्टियां हैं जो गठबंधन क्यों करती है? अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग करे। जिस तरह भाजपा वेस्ट बंगाल में अपने आप को स्ट्रांग कर रही है, हर सीटों पे लड़ने की काबिल बना रही है, तो हर राज्य में अपने स्तर बूथ लेवल के कार्यकर्ता क्यों हम आयातित लोगों को लें, जो दूसरे दल से आके हमें मिले हैं उनको हम टिकट दें और फिर उनको हम मजबूत करें, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे और वो मजबूत होकर फिर आगे जाए, फिर कार्यकर्ता कौन पूछेगा? तो जो कार्यकर्ता को ही अगर हम बनाएंगे विधायक, उनको प्रोत्साहन देंगे, तब कार्यकर्ताओं में एक जुनून आएगा, जोश आएगा, और उस जोश के साथ काम करेंगे कि हम भी एक दिन विधायक के कैटेगरी में रहेंगे, लाइन में आएंगे, मुझे भी टिकट मिलेगा। और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ये हूँ कि कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए, कार्यकर्ता को मिलेगी टिकट। तो ये लगभग कम बेश हर दल में है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी दल है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, वैसे ही आपको सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। भाजपा आज का किसी समय में कांग्रेस लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास उनके अपने कार्यकर्ता थे, अपने सदस्य थे, लेकिन आज भाजपा के पास सबसे ज़्यादा सदस्य है। तो कांग्रेस को अपनी ज़मीनी स्तर पर मजबूत करनी चाहिए है। ये एक और बिहार से खबर आई है कि बिहार सरकार ने बिहार के 72 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2020 से दे पुनरीक्षित मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की है। ये जो अल्पसंख्यक जो आप गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जो स्कूल माध्यमिक विद्यालय है उसमें अल्पसंख्यक नहीं जोड़ना चाहिए, ये है तुष्टीकरण। तो हमें समझना होगा कि कौन ये विभाजन तत्व हैं। सरकार अगर नीतीश सरकार ये फैसला ली है, बिल्कुल गलत फैसला है, हम इसका विरोध करते हैं, कंडेम। ये जितनी आलोचना की जाए कम है। ये खांचे बांटा जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक है तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा, ये अल्पसंख्यक नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। हम क्यों नहीं लिखते हैं कि हम माध्यमिक विद्यालय के जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है उसमें जो जिनको मानदेय मिलता है उसमें माध्यमिक विद्यालय में जितनी स्कूलें हैं, चाहे अल्पसंख्यक है चाहे ना हो, उनको हम 15% का देंगे। ये खांचे में क्यों बांटा जा रहा है? ये विभाजनकारी चीज है और इससे समाज बढ़ता है। इसकी शुरुआत आपको लालू यादव ने यहाँ पे की थी, वही विभाजन का काम नीतीश जी भी किए हैं अपने
सामाजिक जो इंजीनियरिंग कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग की उसकी नाम दी गई, लेकिन मैं उसे विभाजन मानता हूँ कि आप पिछड़ी में भी अति पिछड़ी ये कर दिए, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि वो नो डाउट उनके साथ वो वोट बैंक है, लेकिन कब तक सत्ता की राजनीति करेंगे? आप बेसिक बुनियाद काम कीजिए, काम की राजनीति कीजिए, काम पे आप वोट लीजिए। तो ये इसको हम गैर कह सकते हैं एक तरह से कि ये बिल्कुल ही विभाजनकारी है और ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें ये लिखा गया कि 1 अक्टूबर 2020 से प्रभाव से ही ईपीएफ स्कीम से आच्छादित किया जाएगा। ये एक अच्छा है कि ईपीएफ से इसको ये किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसको लेकर संकल्प जारी किया। सैद्धांतिक और नीतिगत तौर पे इसे पहले मंजूरी दे दी गई थी। इसका लाभ 27 मई 2011 के बाद नियुक्त कार्यरत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आलोचना हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए कोरोना पे। दिल्ली में एक दिन में 131 लोग मरे और 18 दिन का हम एवरेज लें तो प्रतिदिन 6000 औसतन लोग कोरोना का मरीज आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। और इस दौरान यहाँ लगभग 13 से 81 लोगों की मौत हुई। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हमें इस पे मैंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पे काम करे और इसको जितनी जल्दी ठीक किया जाए। अगर देश में बीते 24 घंटे में लगभग 45,369 केस आए हैं और इससे और 48,675 ठीक हुए हैं। पूरे देश में लगभग 586 लोगों की मौत हुई है। तो ये है देश का। अब आ जाए कोरोना में हम विदेशों में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या स्थिति है। तो दुनिया में लगभग 5.65 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 13 लाख की मौत हो गई है। 13,53,000 की मौत हो गई है और 3.93 करोड़ लोग ठीक हुए हैं। और अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1.18 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और अब तक करीब 2.5 लाख लोगों की जानें चली गई हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं वर्ल्ड मीटर इन्फो के सौजन्य से बता रहे हैं और ये उसी का आंकड़ा है। आप भी जा सकते हैं www.worldmeters.info.covid-coronavirus। और हालात अमेरिका में बद से बदतर हो जा रही है। अभी द गार्डियन के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राज्यों में हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं और वहाँ ट्रंप है कि मानते नहीं, चुनावी अभी जो यह है उससे निकल के नहीं आए हैं, उस पर विवाद कंटिन्यूसली बना हुआ है। लेकिन वहाँ एक बड़ी समस्या है कि ये कोविड, जो कि बुधवार तक वहाँ जो अभी तक रिपोर्ट आई है करीब 2.5 लाख की मौत हुई है। इसके मुताबिक 77,000 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और सबसे ख़राब में है नेवादा और मिशिगन जैसे राज्य की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। शुरुआत में न्यूयॉर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि शुरू से ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से कोविड को उसने हल्के तौर पे लिया और उसको सही ढंग से, और कभी वहाँ पे लॉकडाउन हुआ नहीं। इकोनॉमी को ज़्यादा, लोगों की जान से ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी की उन्होंने, लेकिन इकोनॉमी फिर भी वहाँ पे डूबी। ब्राज़ील में भी ये संकट लगभग दोबारा मौतों की संख्या और संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के में न्यूयॉर्क में भी दोबारा ये आने की सिंगल दिख रहा है। और एक और कल रात में लव जिहाद को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिल आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार पहल की है कि जो लोग धोखा दे करके, चीटिंग करके शादी करते हैं और उसके बाद उसको धर्मांतरण किया जाता है, इसके विरोध
एक कानून लाया गया है जिसपे रोक लगाई जा सके, उसको गैर कानूनी माना जाएगा, 5 साल तक की सजाएं होगी। तो वो लोग जो कि धर्मांतरण करके, अगर कोई लोग लव मैरिज करते हैं और किसी को मजबूर नहीं किया जाता है धर्मांतरण कराने के लिए, वो इसके दायरे में नहीं आएगा। वही लोग आएंगे जिनको चीटिंग किया गया है और जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस केस में उसको माने उसमें सजा के प्रावधान है और वो गैर कानूनी होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार। आप सबों का दिन शुभ हो।